तो बच्चों हम लोग पिछले टर्न पे जो पढ़े थे इक्विलिब्रियम बात किए थे इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो तब बात किए थे जो हम इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज, तो उसमें दो केस पढ़े थे। पहला केस ये था कि दो फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये Q1 और ये Q2, ये दोनों फिक्स्ड होते हैं। एक बार रिवाइज कर ले पिछले वाली बात को। तो उसमें ये दोनों फिक्स्ड होते हैं और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं Q1 और Q2, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा बीच में रहता है। मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहाँ पे रहता है? बीच में रहता है। बीच में रहता है। ये अगर दोनों के बीच का सेपरेशन R है, R0 है, तो ये अगर Q1 से डिस्टेंस R1 निकालना है तब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो गई थी। R0 अपॉन रूट ऑफ Q2/Q1 जो डिनोमिनेटर में होता है, मतलब इस डिनोमिनेटर के अंदर नया वाला जो P/Q फॉर्म लिखा है उसमें P/Q में जो Q1 होता है वहीं से डिस्टेंस होता है +1। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने अब बेसिक तरीका से भी निकालना सीखा था। बेसिक तरीका यह था कि भाई इस यहाँ पे कोई चार्ज Q रख दो तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा। तो बात यह यहाँ तक हो गई थी कि हम लोग दोनों फिक्स्ड चार्जेस हों और दोनों पॉजिटिव हों, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आया था। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वह स्थान जहां पे नेट फोर्स जीरो होता हो। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज Q। यहां पे कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाए, क्या साइन हो, क्या मैग्नीट्यूड हो, इस बात पे निर्भर कर ही नहीं रहा था। वो तो डायरेक्ट कट जा रहा था फॉर्मूले से। कैसे? आप लोग देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जब आप जाओगे तो आप क्या अप्लाई करोगे? इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर F1 = F2 करेंगे। तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा? KQ2Q/R0 - R1 का होल स्क्वायर। और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इस पे क्या लिखोगे? KQ1Q/R1²। तो ये Q से Q कट जाएगा, नो मैटर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एक बात जो पढ़ा था कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हुए, मतलब एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आता है। ये आप सभी को क्लियर होता है कि इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से अट्रैक्टिव, इसकी वजह से रिपल्सिव, तो इधर आ जाएगा चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इधर आएगा, नेगेटिव रखोगे यहाँ पे तो इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा नेगेटिव। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई तब इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें ये चेक करना होता है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा है। अगर हम में गिवन हो, if given that कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, तो किसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसी के पास होता है इक्विलिब्रियम। तो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसी के पास यहाँ का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यहाँ से मान लो R2 डिस्टेंस पे, Q2 से R2 डिस्टेंस पे, यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज रखे, नो मैटर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज रखे, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे कोई भी चार्ज रख दें उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा।
और उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव की वजह से फोर्स इधर लगेगा, इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स इधर लगेगा, नेट F1 F2 बराबर हो जाते हैं। सॉल्व करने का तरीका एक था कि इस नेगेटिव की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव इधर लगेगा, वो कितना हो जाएगा Q1 बाई R0 प्लस R2 का होल स्क्वायर। उस पॉजिटिव की वजह से इस साइड F2 Q2 लगेगा Q2 बाई R2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको पता ही होता है कि R2 इक्वल टू R0 अपॉन रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1। इस बार आपको पता होता है कि ये Q1 बाई Q2 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर दोनों चार्ज, ये तब पढ़ा था जब दोनों फिक्स्ड हैं। अगर दोनों फिक्स्ड ना हो तब की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो उस केस में अभी तक तो दो फिक्स्ड है तो एक ही इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब हम बोलने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब जितने चार्जेस हैं सबके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब ऑल द चार्जेस आर फ्री। ऑल द चार्जेस आर फ्री, कोई फिक्स्ड ना हो। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत बेसिक की बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को याद भी होगा कि अगर बताओ, मान लो एक जगह यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा है। ध्यान सुनिएगा, तो इस Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स F21, Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स F12। अगर एक आध चार्ज और ला दो यहाँ पे Q3, तो इस Q1 की वजह से Q3 पे लगने वाला फोर्स F31, और ये भी इस पर लगाएगा उतना ही और अपोजिट F13। एक मिनट के लिए जब हम बात पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मान लो ये जब नहीं था, जिस समय ये नहीं था तो ये भी नहीं रहा होगा, ये फोर्सेस नहीं रहे होंगे, तो क्या इन दोनों पे लगने वाला फोर्सेस टोटल सिस्टम में कितने चार्ज थे? Q1 Q2 2। टोटल फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पे? तो ये और ये दोनों अपोजिट इक्वल होते हैं, 0 लग रहा है। अगर इसके आने के बाद क्या हुआ, इस पे भी इधर लगेगा F32 F32। टोटल हर पॉइंट चार्ज पे अब दो दो फोर्स लगेगा। इस पे इन दोनों की वजह से लगा, ये इस पर इन दोनों की वजह से लगा ऐसे, इस पर इन दोनों की वजह से लगा ऐसे। लेकिन अगर मैं बात पूछूं कि इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज, तो क्या वो 0 है? देखो, वो जब जोड़ने जाओगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो वेक्टर समेशन नेट फोर्स का 0 होता है। यानी चार्ज अगर रखा है तो पूरे सिस्टम का मिला के सारे चार्जेस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, सबका मिला के नेट फोर्स 0 ही बनने वाला है। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि 3 चार्जेज या 10 चार्जेज या n नंबर ऑफ चार्जेज हों तो नेट फोर्स 0 होता है। ये बहुत पहले से हमें पता है। अब मैं एक बात पूछूं कि अगर मैं वो इसी क्वेश्चन में कि Q1 पर नेट फोर्स 0 है, Q2 पे नेट फोर्स 0 है, तो Q3 पे कितना होगा? पक्का 0 होगा, क्योंकि तीनों का मिला के 0 होता है। और तीनों का मिला के 0 होता है, 2 पे 0 है तो तीसरे पे भी 0 ही होगा, तभी 0 बना। अब हम लोग जैसे बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए
अब मान लो यहाँ पे Q1 एक चार्ज रखा गया है, एग्जाम्पल के लिए Q0 ही ले लें। यहाँ पर Q2 चार्ज रखा गया है, Q0 ही ले लें, और ये दोनों फ्री हैं। अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम छोड़ देंगे तो ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा। आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन मान लो R0 है। अभी अगर आपको अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रखेंगे तभी दोनों रुकेंगे नहीं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मुझे बताओ वो तीसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन और पोजीशन क्या होगा जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी दोनों को रख दिया तो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे भाई, ये तो रिपल्सिव, दोनों इधर उधर जाएंगे। तो कुछ बात हम लोग जानते हैं कि तीसरा चार्ज कहाँ पे लाया जाए। तो तीसरा चार्ज जो लाया जाए वो भी इक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि सबका इक्विलिब्रियम में, सबका इक्विलिब्रियम का मतलब सब पर नेट फोर्स इंडिविजुअली जीरो रहे, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो उस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो तीसरा चार्ज क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे ही रखा जाए, क्योंकि मिड पॉइंट पे रहेगा तो उस पर खुद का जीरो होगा। वो तो तीसरे चार्ज का अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वैसे ही निकाल सकते हो, जैसे मान ये एज्यूम करके कि ये दोनों फिक्स्ड है, तो तीसरा कहाँ पे आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाता है। तो यहाँ पे चार्ज Q रख दिया, तो ये पोजीशन तो आपको पता होता है R0/2 होता है। ये भी पोजीशन सर R0/2 होता है, ठीक है। ये तो हम लोग निकाल लेंगे। अब मैं बोलूं तो अगर इस पोजीशन पे रखोगे तो क्या नेट फोर्स ऑन Q, क्या ये जीरो आ गया अपने आप इस पोजीशन पे रखते ही? इस पोजीशन पे रखा तो इसके द्वारा इधर लगेगा, इसके द्वारा इधर लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। अब अगर मैं बोलूं तो हमें इसका तो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब Q0 इज इन Q0 इक्विलिब्रियम में आ गया। अब मुझे सबको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो दूसरा किसी चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो करो, इस पे या इस पे, किसी एक और पे जीरो करते हैं। चलो इस पे देखते हैं। तो Q0 इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके लिए इसका पोजीशन तो पता चल गया ना, R0/2 R0/2। अब इस पर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। तो चलो इस पे देखो, एक बात बताओ, इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब सब भूल जाओ, इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि Q का साइन क्या होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यानी FQQ, ये FQ कैपिटल Q था, Q पर कैपिटल Q के द्वारा फोर्स, कैपिटल Q पर स्मॉल q के द्वारा फोर्स, इस नेचर का होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव नेचर होना चाहिए। इतना कंक्लूजन करते ही हमें समझ में आ गया Q का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। Q का साइन हम लोगों ने निकाल लिया, Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव साइन का होना चाहिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। मैग्नीट्यूड के लिए ये दोनों फोर्स बराबर कर दिया जाए, ये दोनों फोर्स बराबर करो, तो KQ0² अपॉन R0² इक्वल टू, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स KQ0Q बाई ये सेपरेशन R0/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ये ऊपर चला जाएगा 4, Q इक्वल टू Q0/4, यानी ये Q का साइन एंड मैग्नीट्यूड, यानी Q चार्ज
चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड आया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। चार्ज क्यू जो होगा वो कितना होगा, -Q0/4 होगा आंसर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर लिया था कि ये नेगेटिव नेचर ही होना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करने के बाद अब अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, Q1 भी इक्विलिब्रियम में आ गया, Q2 तो ये स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है ही है, और Q1 भी इक्विलिब्रियम में आ चुका। तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो चुका है, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो चुका है। और हम अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि तीनों का, इस पर नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स, तीनों को जोड़ा जाए सारे पेयर को तो 0 होता ही है। तो इस पर तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि तीनों का समेसन 0 होना है। ये दोनों 0 हमने इंडिविजुअली कर ही दिया, ये अपने आप 0 होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑब्जर्वेशन या इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा, तो वो देखो सिमेट्रिकली इसके द्वारा ये चार्ज का वैल्यू पता चली गया है। तो बताओ ये फोर्स कितना होगा इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, के Q0/4, Q0, इसकी वैल्यू Q0/4 है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डायरेक्शन हमने इधर बना लिया क्योंकि हम मानी के चल रहे हैं नेगेटिव है, अपॉन R0/2 का होल स्क्वायर। इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, कि Q0²/R0²। देखो दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है। ठीक है, सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना होता है, ऐसा एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, समझा। अगर दोनों फिक्स्ड हैं तो इस तरह होगा। अगर मैं बोलूं कि एक प्रॉब्लम और करने को, कि भाई बताओ मुझे यहाँ पे Q1 = -9 Q0, Q2 = 4 Q0, फाइंड मैग्नीट्यूड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहली बात ये सब फ्री है, अभी छोड़ोगे तो ये तो आपस में पास में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कहाँ पे रखा जाए, तो अब पहले तो वो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए, ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। तो क्योंकि तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना है, तीनों पे 0 करना था, इस पे 0 0 बाद में करेंगे, पहले वो तीसरा कहाँ रखा जाए। आपको पहले पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब दोनों फिक्स्ड थे तब क्या होता था, अपोजिट नेचर में इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कम मैग्नीट्यूड वाले के पास होता है। चलो ठीक है, कम मैग्नीट्यूड वाले के पास यहाँ से R1 दूरी पे रख दिया, और ये दूरी कितना है R0, यहाँ पे Q चार्ज रख दिया। ध्यान सुनिएगा, ये R1 की वैल्यू सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, R0 अपॉन √9 Q0/4 Q0 -1, R1 = R0 अपॉन 3/2 -1, R1 = 1/2 2R0। R1 ये वैल्यू जो हो गया वो 2R0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा। तो पहले उसका पोजीशन पता चल गया, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया। अब हम पोजीशन पता चलते ही, मतलब ये कहाँ पे चला गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि वो 0 हुआ तभी तो ये पोजीशन निकला। अब दोनों में से किसी एक पे और 0 कर दो, चाहे इस पे चाहे इस पे। चलो ज़्यादा आसान जो आपको अच्छा लगे, इस पे 0 इस पर करते हैं। चलो इस पर, इसके द्वारा पहले तो जो पता है ये नेगेटिव है, तो इसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, तो क्लियरली इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, इसके द्वारा भी इस पे इधर लग जाएगा, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ऐसा फोर्स बनेगा।
तो Q का साइन क्या होगा, Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चलो मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व करो। इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स के 9Q0 4Q0 अपॉन R0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स के, इसके द्वारा इस पर 4Q0 Q अपॉन 2R0 का होल स्क्वायर, ये तो ये 9Q0 बाई R0 स्क्वायर से कट गया इज इक्वल टू Q/4। मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल रहे हैं हम, Q/4 की वैल्यू 36Q0, यानी आंसर जो आ जाएगा -36Q0। अब इस पर आप होमवर्क खुद के करना, ज़रूर ट्राई करना कि इस पे नेट फोर्स 0 प्रूफ करना, प्रूफ दैट F नेट इक्वल टू 0 कर लोगे। ये मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, साइन भी पता चल चुका था, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से, सॉरी ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो रिपल्सिव लगेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव लगेगा, वो अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा डेटा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना सीख लिए। किस अगर सब फ्री हो तो कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करते हैं। अब मैं बोलूँ कि ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि चलो बहुत सारे चार्जेज रखे हों, अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई ये स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, ये साइड A है, ऑल द चार्जेस आर फ्री टू मूव, ऑल द चार्जेस आर फ्री। अभी अगर चारों चार्जेस फ्री हैं तो ये इस पर नेट फोर्स इधर बन जाएगा, इस पर नेट फोर्स इधर बन जाएगा, इस पर रिजल्टेंट इधर बन जाएगा, तो ये तीनों इधर 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 सब चलने लगेंगे, दूर चले जाएंगे। किसी एक पे चार्ज पे फोर्स देखो कैसा लगेगा, किसी एक चार्ज पे, इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, और इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा, यानी F रिजल्टेंट। बताओ ये कितना होगा, KQ²/A², ये भी होगा KQ²/A²। ये वाला फोर्स कितना होगा, KQ²/2A², ये √2 होगा ना। अब इन तीनों का नेट फोर्स कितना होगा, आप बताओ। इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के लॉन्ग आएगा, ये दोनों इक्वल वेक्टर है ना, 45 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इसी के लॉन्ग आएगा, और इसमें जोड़ोगे, तीनों को वेक्टर समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो यानी KQ²/2A² प्लस KQ²/A² इंटू √2। ये तो सब पे ऐसा ऐसा ही लगेगा, मैं एक का बनाया, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये तो दूर चला जाएगा। ये रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, दूर चला जाएगा। और कैसे जाएंगे, क्लियरली समझ में, जिधर नेट फोर्स लग रहा है उधर ही। अगर चारों चार्जेस के रख के मैं छोड़ दूँ तो ये इधर ही मूव करेगा, जिधर नेट फोर्स लग रहा है इधर जाएगा, ये इधर ही मूव करेगा, जिधर नेट फोर्स लग रहा है इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, सब पे बराबर फोर्स लग रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिफ्थ चार्ज, find magnitude and sign of fifth charge which is such that all the charges are in equilibrium state if fifth charge is placed at the center, और वो सेंटर पे न प्लेस किया हो तो भी आपसे पूछा जा सकता था, फाइंड मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ फिफ्थ चार्ज सो दैट ऑल द 5 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आपका कॉमन सेंस कहना चाहिए कि सर अगर मैं यहाँ सेंटर पर रख दूँ फिफ्थ चार्ज, यहाँ पर फिफ्थ चार्ज को सेंटर पर रख दूँ
तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो इस पर ही नेट फोर्स जीरो करें, तो इस पर नेट फोर्स, इसके द्वारा इस पर फोर्स उतना ही लगे जितना कि ये है, इसके द्वारा इस पर उतना ही लगे जितना, और साथ में ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि समझ में आ रहा है इस पे नेट फोर्स इधर है, तो ये नेगेटिव होगा तभी तो इस पे इधर अट्रैक्टिव लगाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड देख लो, इसका क्यू मान लो मैग्नीट्यूड, तो ये क्यू नॉट है, के क्यू मैग्नीट्यूड उसका क्यू मान लो अपॉन ये सेपरेशन a बाई रूट टू, a√2 होता है a बाई रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ये फोर्स जो लग रहा है ये इतने के बराबर ही तो होना चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ऑलरेडी सबकी वजह से मिलकर इतना लग रहा था, तो ये अकेले का उतना ही लगा दे और अपोजिट लगा दे, तब तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो ये इसी के बराबर हो जाए के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर √2/a²। ये के क्यू से के क्यू एक कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो मैग्नीट्यूड कितना आया, ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 इधर ला दो, यानी q/4 प्लस q/√2, यानी चार्ज की वैल्यू कितना आ गया, माइनस टाइम्स q/4 प्लस q/√2। नेगेटिव तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, आप कर लोगे। ठीक है, करने का तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए, पहले किसी एक पे देख लो कितना बन रहा है, बाकी पहले फिफ्थ चार्ज लाओ मत, पहले देख लो। तो अब ये अपना ऑब्जर्वेशन देखो, फिफ्थ कितना होना चाहिए, क्या साइन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे रखा जाना चाहिए, इतना साइन होना चाहिए कि इससे नेट फोर्स इतना बने। साइन नेट फोर्स इधर बन रहा है तो साइन इसका नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा कंक्लूजन, ये डिस्टेंस पे रखा तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए जो कि रिजल्टेंट के बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, अब इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ एक भी। अरे यार, कल के दिन ऐसा भी बन सकता है कि ये देखो यहाँ पे चार्ज क्यू प्लेस कर दिया गया, बताओ सेंटर पे क्या होना चाहिए, तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको भूल के ये नेट निकाल लो, तो उस हिसाब से निकाल लो, कोई रेगुलर हेक्सागन पे रख दे, क्यू 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 क्यू, बताओ क्या होना चाहिए, तो सेंटर पे तो वो समझ में आता है, किसी एक पे पहले निकाल लें, बाद में देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं कि चलो अल्टरनेट चार्ज हटा दें, अब बताओ क्या होगा, तो वो तो यही बन गया। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि इफ 8 identical charges are placed at the corners of a cube, find if 8 identical charges are placed at the corners of cube of side length a, find magnitude, position and sign of ninth charge such that system is in equilibrium state। 8 कॉर्नर्स होते हैं, 9वां चार्ज कहाँ पे किस पोजीशन पे रखे जिससे सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा, अभी नहीं करिएगा, बाकी 8 की वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ाए हूँ, लेकिन बन सकता है, वो आगे करेंगे। ठीक है, अभी रहने दो, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे आपसे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही होता है, स्टेबल एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल किसे कहते हैं, तो स्टेबल उसे कहते हैं जहाँ पे, जैसे मान लो ये है, ये एक बॉल है, ये बॉल को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो कि दोबारा ऐसे आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ इस स्प्रिंग से बंधा हुआ एक ब्लॉक है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे दोबारा आ जाएगा, ये सब कैसा है, स्टेबल है। अगर मैं बोलूँ एक कोन ऐसे रखा है,
तो इसको डिस्प्लेस करोगे तो दोबारा नहीं आएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लो ये बॉल के ऊपर एक पार्टिकल रख दिया जाए, दोबारा नहीं आएगा ये पार्टिकल। ग्राउंड पे एक पार्टिकल रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता होता है रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स किधर होता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि देखो अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो वो आ जाएगा, तो इधर डिस्प्लेस करो, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना, तभी तो ये एसएचएम भी करता है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब तो पता है अपने को, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए। अभी मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसी को एसएचएम कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अपने प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ, जैसे मान लो अपने क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिक्स्ड चार्जेस है Q1 और Q2, ये दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। तो मैं बोलूँ कि तीसरा चार्ज यहाँ पर अगर रख दिया जाए Q, ये दोनों ही पॉजिटिव हों, इफ़ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, Q1 और Q2 पॉजिटिव हों, तो आप बताइएगा पहले कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर है, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि और ये अभी मीन पोजीशन पे है R0, ये मान लो Q1, डेटा आसान ले लेते हैं, तो ये R0/2 पे रखा गया है। तो अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, इस मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा, इधर डिस्प्लेस करूंगा तो अभी तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं, अगर आप इधर थोड़ा सा ले जाएंगे तो इसके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, F1 बढ़ जाएगा, दोबारा वहीं ला देगा, क्योंकि ये सेपरेशन कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इधर अगर डिस्प्लेस करोगे, ऐसे डिस्प्लेस करने से अभी दोनों बराबर हैं, अभी इधर कर दोगे तो आपका ये सेपरेशन कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, और इधर कम होने की वजह से फोर्स इधर वाला बढ़ जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा दोबारा। तो मतलब ये अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर हम डिस्प्लेस करें, अगर हम डिस्प्लेस करें पॉइंट चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, अगर हम डिस्प्लेस करें, इफ वी डिस्प्लेस along the line joining fixed charges, तो ये कैसा होगा, स्टेबल। ये कैसा बनेगा, स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब कि अगर दो फिक्स्ड चार्जेस हों, थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो स्टेबल होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ खुद का, कब तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये तब की बात कर रहे हैं जब तीनों Q ये सब पॉजिटिव हैं, तब की बात कर रहे हैं। Q भी खुद का पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये सेपरेशन कम हो गया, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो इधर ही चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा
इफ़ Q1 Q2 एंड Q सभी पॉजिटिव हैं, तब के लिए क्या बन रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड चार्जेस, ये क्या बना, स्टेबल। और अगर हम डिस्प्लेस करें, यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं दूसरा डायग्राम बना के, ये वाला बात समझ में आ गया हो तो बताओ। अगर यहाँ ये फिक्स्ड चार्जेस Q1 है, ये Q2 है, ये Q0 है, ये भी Q0 है, अगर मैं ये इक्विलिब्रियम में अगर मैं इधर डिस्प्लेस कर दूं या इधर डिस्प्लेस कर दूं, तो यहाँ पे कहीं ला के रख के देखो जरा क्या होगा। इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा, यानी नेट फोर्स इधर बन जाएगा एफ नेट। यहाँ ला के देखोगे तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर बनेगा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा, नेट फोर्स इधर बनेगा। तो यानी थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे दोबारा आएगा नहीं, इसलिए ये तभी का केस है। इसलिए अगर हम इफ वी डिस्प्लेस पॉइंट चार्ज Q किधर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग फिक्स्ड चार्जेस, तो ये बनेगा क्या, अनस्टेबल। सही, ये क्या बनेगा, अनस्टेबल। और अगर तीनों का तीनों पॉजिटिव हैं तब की बात पढ़ें हम लोग, अगर तीनों नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा, तब जो स्टेबल है, सॉरी तीनों नेगेटिव हो जाए तो भी यही रहेगा, तब तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो भी यही रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, ये बात सबको क्लियर है, ज़रा इमेजिन कीजिएगा कुछ सिचुएशन, ये तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ कि एक ये है, एक ये है, ये Q1 Q2 स्मॉल q, Q1 Q2 स्मॉल q सब पॉजिटिव हैं। Q1 Q2 स्मॉल q, Q1 Q2 स्मॉल q सब नेगेटिव हो, या फिर हम बोलें Q1 Q2 ये तो पॉजिटिव हो बट स्मॉल q नेगेटिव हो, तो इस सिचुएशन में क्या, आप खुद बताओ जरा, इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में अगर इधर डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा, तो ये दोनों पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या बनेगा, स्टेबल ऐसे, और ऐसे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अनस्टेबल। इस केस में बताओ क्या होगा, सब नेगेटिव है, तो भी वही नेगेटिव है तो रिपल्सिव तो लगेगा, ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। स्टेबल, ऐसे क्या बनेगा, अनस्टेबल। यहाँ पे अगर नेगेटिव रख दोगे तो एक फर्क पड़ जाएगा, आप खुद बताओ क्या पड़ेगा। ऐसे में क्या बन जाएगा, ये थोड़ा डिस्प्लेस करोगे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग जाएगा, ज़्यादा पास खींच लेगा अपने, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल। ठीक है। और एक सिचुएशन और मैं बनाने की बात करूं, अगर कि यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q है, मतलब मैं बोलूँ
दोनों पॉजिटिव का केस हो गया, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ कि Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हों और Q पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? तो दोनों नेगेटिव होगा, तो भाई अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा अनस्टेबल, इधर डिस्प्लेस करने पे क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, अब जिधर डिस्प्लेस करने के बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है वही तो एसएचएम कराएगा। आपको याद हो एसएचएम पढ़े हो, तो एसएचएम की पॉसिबिलिटी किधर होगी कि ऐसा सिचुएशन दिया हो तो ऐसे डिस्प्लेस कराने पे एसएचएम हो सकता है, ऐसा सिचुएशन या ऐसा सिचुएशन दिया हो तो ऐसे डिस्प्लेस कराने पे एसएचएम हो सकता है। ठीक है, अब ये एसएचएम वाला क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप बाकी दूसरा टाइप आप करिएगा। ठीक है ना, एसएचएम के लिए एक प्रॉब्लम करा देते हैं। ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया जा रहा है कि यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे भी Q0 है। ये तब की पूरी पढ़ाई करें जब हम लोग ये फिक्स्ड वाले सिचुएशन में, तभी एसएचएम होगा, ये दोनों फिक्स्ड हो। Q मास M, ये R0, ये भी R0। अब प्रॉब्लम है कि इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पॉइंट चार्ज Q, अब किधर होना चाहिए एसएचएम के लिए? अलोंग द लाइन। If we slightly displace the point charge Q along the line joining the two fixed charges, it starts oscillating. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. Find T. Find T of oscillation. तो स्मॉल क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। आपको नियम याद करो, एसएचएम में क्या करते थे? नियम यह होता था कि सर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके नेट रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और नेट रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? टूवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, तभी एसएचएम होता है। तो करते हैं ऐसा प्रॉब्लम, तो स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखते हैं। ठीक, अभी ये प्रॉब्लम नोट कर लिया होगा, तो स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन दिया है, ये Q0, ये भी Q0, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये मीन पोजीशन है। ठीक है ना, यहाँ से कुछ x डिस्प्लेस करके मान लो मैं यहाँ पे रख दिया, ये मीन पोजीशन R0 दूरी पे था। करने का तरीका एकदम क्लियर कट आना चाहिए। वर्टिकल पे भी आप y डिस्प्लेस कर दोगे ऊपर। ठीक, अब नेट फोर्स देखो, पहले इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे F2 बोल दे, इसकी वजह से इस पे F1 बोल दे। ये Q1 है, ये Q1 है। तो नेट फोर्स, हम नियम क्या था? नेट फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स किधर निकालना होता है? मीन पोजीशन की तरफ। रीस्टोरिंग किधर कैलकुलेट करना होता है? F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू बोलो कितना होगा? Q0 अपॉन R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस Q0 R0 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F रीस्टोरिंग बताओ कितना आएगा? Q0 R0 स्क्वायर कॉमन कर लें, Q0 अपॉन R0 स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/1 माइनस एक्स बाई R0 का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स बाई R0 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं बोलूँ तो आर नॉट एस एच एम के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, आर नॉट तो बहुत बड़ा होगा एक्स के कंपैरिजन में। मैं बोलूँ इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा है तो क्या x बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू आर नॉट, तो क्या x बाई आर नॉट टेंडिंग टू 0 बोल सकते हैं, बहुत छोटा। तो इस केस में मतलब 0 क्या मतलब बहुत छोटा ही है, तो x बाई आर नॉट को बोल सकते हैं, x बाई आर नॉट को बहुत छोटा है 1 से, तो 1 से बहुत छोटा है। तो मैं अगर ऊपर ले जाना चाहूँ तो कैसा लिख सकते हो, के क्यू नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाता है, 1 माइनस एक्स बाई आर नॉट टू द पावर -2 माइनस 1 प्लस एक्स बाई आर नॉट टू द पावर -2। यहाँ पे नोट कर लिया होगा, तो मैं इधर नीचे की बात करता हूँ। हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, बहुत पहले पढ़े हैं। कब लिख सकते हैं, हमेशा नहीं लिख सकते, इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल। नहीं पढ़े हैं तो याद भी रखो, आज के बाद कभी भूलना मत, बार बार इसका यूज पड़ेगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिया हो तो इसको ऐसे लिख दो। अगर x बहुत छोटा है, x अगर बहुत छोटा है तो इसको ऐसे लिख दो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं पूछूं कि बताओ 1 प्लस 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग बताओगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप खुद बोलो 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -6 में 10 टू द पावर -12 जोड़ने को अगर कोई कहे आपसे, तो आप खुद ही बताओ कि ये तो 0 है सर, इसको तो काट देंगे। तो ये क्या 1 प्लस एन एक्स टाइप का बन गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत छोटा है तब, अगर छोटा नहीं होता, ये 2 होता, तब तो नहीं कर सकते थे ना। तो ये आप याद रखो। तो उसी लॉजिक के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी लॉजिक के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, अंदर जो बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 2x बाई आर नॉट, माइनस इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई आर नॉट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब एफ रीस्टोरिंग कितना आ गया, जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के क्यू क्यू बाई आर नॉट क्यूब एक्स। क्या f इक्वल टू के एक्स से यही k आ गया, k आ गया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, SHM पढ़े हो। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आप करिएगा। चलो बस।